जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 38वां वीडियो है और आज का टॉपिक है बंग भंग आंदोलन, जिसे इंग्लिश में पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी कि बंगाल का विभाजन। उस समय जो हमारे देश में ब्रिटिश अथॉरिटी थी, उन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया। बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब उसका टुकड़ा करना, विभाजन करना। तो इसलिए मैं इस आंदोलन को बंग भंग आंदोलन कह रहा हूँ। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रीलिम्स में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। यहाँ ये एक लैंडमार्क है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का, इसलिए यहाँ इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बंग भंग आंदोलन, जिसे हम लोग में बंगाल का विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन की घोषणा के बाद पूरे के पूरे देश में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसका समय था 1905। 1857 एडी का विद्रोह के बाद ये पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। 1905 का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, 1857 के बाद ये पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन साबित हुआ। और जिस प्रकार 1857 में पूरा देश भाग लिया था, उसी प्रकार 1905 एडी में भी पूरा देश इस आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ तक यानी कि 1905 तक आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने 20 वर्ष पूरे कर चुके थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 20 वर्षों के स्थापना के बाद भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं हो पाया था, या इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं कर पाया था। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पीछे कारण बना बंगाल का विभाजन। इस आंदोलन ने मॉडरेट्स को हिला कर रख दिया, यानी कि नरमपंथी या उदारवादी थे उनको हिला कर रख दिया, क्योंकि उदारवादियों का जो मांग का तरीका था वो याचना का था, विनय का था, प्रार्थना का था। लेकिन इस आंदोलन में स्वदेशी का, बहिष्कार का, धरना का, विरोध प्रदर्शन का उपयोग किया गया। इसलिए मॉडरेट्स जो थे थोड़े से हिल से गए थे नए तरीकों को देखकर। इस आंदोलन में जो तरीके अपनाए गए वे महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को 1905 एडी के बाद भी आगे बढ़ाया गया, यानी कि इस आंदोलन में जो तरीके अपनाए गए, इसे 1905 के बाद जो भी आंदोलन हुए उसमें भी अप्लाई किया गया। इसमें स्वदेशी, बहिष्कार, धरना, विरोध प्रदर्शन और समितियां बनाना शामिल था इस आंदोलन में। आगे के स्वतंत्रता आंदोलन की यह फाउंडेशन साबित हुई, नींव साबित हुई 1905 का आंदोलन, ठीक है ना। आगे के आंदोलन के लिए 1905 के आंदोलन नींव का काम की, फाउंडेशन का काम की। आगे देखते हैं। जब गांधी जी आगे के आंदोलन को मास मूवमेंट में बदल रहे थे, तो जब गांधी जी आगे के आंदोलन जो भी हुआ 1905 के बाद उसको मास मूवमेंट में बदल रहे थे, तो इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में इन्हीं का प्रयोग कर रहे थे। यानी कि इन्हीं का प्रयोग का मतलब हो गया कि धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना, स्वदेशी का उपयोग करना, इन सब का उपयोग कर रहे थे आंदोलन में, ठीक है ना। जब गांधी जी आगे के आंदोलन को मास मूवमेंट में बदल रहे थे, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में इन्हीं का प्रयोग करके आंदोलन कर रहे थे और इसका रिजल्ट भी मिल रहा था, धरना का, बहिष्कार का, ठीक है ना। तो इन सब का रिजल्ट भी मिल रहा था। भारत आने के बाद उनको बनी बनाई पृष्ठभूमि मिल चुकी थी, बनी बनाई उपजाऊ जमीन मिल चुकी थी, और 1905 एडी के आंदोलन में इन चीज़ों को प्रयोग करके देखा गया था, ठीक है ना। धरना का, फिर उसके बाद प्रदर्शन का, स्वदेशी का, बहिष्कार का। इस कारण बंग भंग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक बहुत ही स्वर्णिम पृष्ठ बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बंग भंग आंदोलन, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, सबको एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कहीं ये मिले तो आप लोग कुछ अलग ना सोच लीजिएगा, इसलिए मैंने इकट्ठा एक साथ लिख दिया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर बंग भंग आंदोलन, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन के बारे में पूछे तो आप बंगाल विभाजन को ही लेकर चलेंगे, जो कि 1905 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। और बंगाल विभाजन का मुख्य व्यक्ति कौन था? बंगाल विभाजन के समय, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। यही व्यक्ति जो था बंगाल विभाजन कराया। लॉर्ड कर्जन जो थे, अब इनके थोड़े व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर व्यक्तिगत जीवन को हम लोग जानकारी ले लेंगे तो इनके सार्वजनिक प्रभाव को भी जान सकेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हमारे सार्वजनिक जीवन पर भी पड़ता है। इनका जन्म 1859 एडी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1925 एडी में हुई थी, यानी कि कुल इनको 66 वर्ष का समय मिला था। अगर इनके करियर की बात करें तो 40 वर्ष की अवस्था में भारत में वायसराय बनकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 जनवरी
1899 AD में इन्होंने पद ग्रहण किया। 40 वर्ष की अवस्था में भारत में वायसराय बनते हैं और वायसराय का पद इन्होंने 6 जनवरी 1899 AD को पद ग्रहण किया और 18 नवंबर 1905 AD को भारत से वापस लौट गए। जब बंगाल विभाजन हो गया था उसके बाद ये भारत से वापस लौट गए, क्योंकि इनमें वायसराय में और उस समय जो सेना के सेनापति थे, कुछ आर्मी के सेनापति थे, इन दोनों में ईगो को लेकर टकराव उत्पन्न हुआ। दोनों डिक्टेटर टाइप के थे, तानाशाही टाइप के थे, तो इन दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हुआ। तो ये अपना पद छोड़कर वापस 18 नवंबर 1905 को भारत से वापस लौट गए ब्रिटेन। जो ये कर्जन थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे हैं और ये स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जब ये भारत से लौटे तो ऑक्सफोर्ड वाइस चांसलर भी इनको बनाया गया, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं वहाँ के ये वाइस चांसलर भी आगे चलकर बने। ये मूलतः राजनीतिज्ञ थे, इनका पूरा का पूरा जीवन राजनेता के रूप में गुजरा। इन सब थोड़े से पार्ट को छोड़कर दे तो एक टोरी पार्टी होती है। टोरी पार्टी को मैंने बताया था कि यहीं आगे चल के कंजर्वेटिव पार्टी बनती है, जो कि एक संकीर्ण विचारधारा वाले होती है, जो अपने राष्ट्र अपने संस्कृति को महान मानती है और आगे लेकर इसको चलती है। तो आगे चलकर यही कंजर्वेटिव पार्टी बनती है। इसी पार्टी में से ये चुनाव लड़े और बहुत कम उम्र में MP बन गए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। आगे देखते हैं कि भारत मामलों का मंत्रालय, जिसका मुख्य भारत मंत्री हुआ करता था, इस मंत्रालय में कर्जन को अंडर सेक्रेटरी यानी सचिव का पद दिया गया। ये भारत मंत्री के अंतर्गत ये अंडर सेक्रेटरी का काम करते थे। भारत के मामले में ये कनिष्ठ मंत्री हो गए और ये जो मंत्री हुए कैबिनेट रैंक के मंत्री थे, राज्य स्तर के मंत्री थे। कर्जन को वर्ल्ड टूर का बड़ा शौक था। ये भारत आने से पहले एशिया, सुदूर पूर्व एशिया, चीन, जापान घूम चुके थे। कर्जन भारत में आने से पहले एशिया से बहुत अच्छे से परिचित थे। भारत मामलों के मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ये रह चुके थे। वर्ल्ड टूर ने इनको बायोडाटा को स्ट्रॉन्ग किया कि भारत में इनको भारत सचिव बनाकर इनको वायसराय बनाकर भेजा जाए। भारत के मामलों से ये अच्छे से परिचित थे और इनके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ था और ये इस कारण से 40 वर्ष की अवस्था में इनको भारत का वायसराय बनाकर भेज दिया गया। अब देखते हैं कि ये जो लॉर्ड कर्जन थे, इनकी नीतियाँ क्या थी भारत के प्रति, या इनकी नीतियाँ क्या थी, उसको हम लोग देखते हैं। हमें लॉर्ड कर्जन की दो नीतियाँ नज़र आती है। सबसे पहले साम्राज्यवादी नीतियाँ, इम्पेरियलिस्ट, दूसरी है प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनिस्ट। अब थोड़ा सा देखते हैं कि साम्राज्यवादी नीतियाँ क्या थी लॉर्ड कर्जन की। ये ब्रिटिश सत्ता को दैवीय सत्ता मानते थे ताकि ये दुनिया पर राज्य कर सके और भारत के संबंध में कहा करते थे ब्रिटेन द्वीप के अधीन, ब्रिटेन जो है द्वीप के समान है, द्वीप है ब्रिटेन द्वीप के अधीन जितने भी उपनिवेश हैं उसमें से भारत को छोड़कर यदि सभी उपनिवेश ब्रिटेन के हाथों से चले जाएं तो ब्रिटेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि हमने भारत को खो दिया तो हमारे वैभव का सूर्य अस्त हो जाएगा, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा तो लॉर्ड कर्जन की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो कहा करते थे कि ब्रिटिश सत्ता को ये जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन की जो साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति के तहत ये कहा करते थे कि ब्रिटिश सत्ता को दैवीय सत्ता ये मानते थे ताकि ये दुनिया पर राज्य कर सके और भारत के संबंध में कहा करते थे ब्रिटेन द्वीप के अधीन जितने भी उपनिवेश हैं उसमें से भारत को छोड़कर यदि सभी उपनिवेश ब्रिटेन के हाथों से चले जाए तो ब्रिटेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि हमने भारत को खो दिया तो हमारे वैभव का सूर्य अस्त हो जाएगा, ऐसा लॉर्ड कर्जन का कहना था भारत के संबंध में। यानी कि ये भारत को समृद्धि का आधार मानते थे। अगर आधार टूट जाएगा तो आधार टूट जाएगा तो हमारा सूर्य अस्त हो जाएगा। इस कारण भारत में सत्ता की जड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए, यानी ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए कठोर एवं दमनकारी नीति अपनाएंगे, प्रतिक्रियावादी नीति अपनाएंगे। ये प्रतिक्रियावादी नीति के अंतर्गत ये मानकर चलते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमर
टूट रही है, इसका अंत होने वाला है। भारत में रहते हुए मेरी मनोकामना है कि मैं उसके शांतिपूर्ण अवसान में मदद करूं, ऐसा लॉर्ड कर्जन कहा करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो लॉर्ड कर्जन है भारत को ब्रिटेन का वैभव का प्रतीक या कारण मानते हैं, और कांग्रेस वह सत्ता है जो ब्रिटिश को भारत से खदेड़ने की बात कह रही है। इस कारण वायसराय कांग्रेस के शत्रु बन जाएंगे और भारत पर भी अधिकार जमाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वो इन्होंने यही किया और बंगाल का विभाजन कर दिया। तो आइए देखते हैं बंगाल का विभाजन क्यों किया गया। लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन होना चाहिए ऐसा कर्जन मानते थे, क्योंकि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। बंगाल उस समय राजधानी थी और 1911 में राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई। आंदोलन बढ़ने से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और विभाजन रद्द होने के बाद राजधानी शिफ्ट हो गई कहाँ पर? दिल्ली में, क्योंकि मुसलमानों को खुश करने के लिए दिल्ली राजधानी शिफ्ट की गई, क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था उस समय, इसको राजधानी बनाया गया था, ठीक है ना, 1911 से पहले। इससे उनको राजस्व मिलता था। बंगाल की कुल आबादी लगभग 8.5 करोड़ थी, जबकि पूरे देश की आबादी बंगाल की कुल आबादी लगभग 8.5 करोड़ थी, जबकि पूरे देश की आबादी लगभग 30 करोड़ के करीब में थी, ठीक है ना। बंगाल क्रांतिकारियों का केंद्र बनता जा रहा था। इनको लेकर बहुत सारे उपन्यास लिखे जा रहे थे। इसमें महिलाएं भी भाग ले रही थी क्रांतिकारी घटनाओं में। क्रांतिकारी घटनाओं में महिलाएं भी भाग रही थी और बलिदान भी दे रही थी। अंग्रेजों को लगा कि प्रांत को बांट दो तो शक्ति टूट जाएगी, ठीक है ना, और उसके बाद क्रांतिकारियों का संगठन तितर बितर हो जाएगा। इस उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया। पूर्वी बंगाल और असम दोनों मिलाकर 3 करोड़ आबादी अलग कर दिया गया और शेष बंगाल 1.8 करोड़ बंगाली प्लस 3.6 करोड़ बिहार और उड़िया में डिवाइड किया गया पूरे बंगाल को। फिर 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, किंतु असम को अलग राज्य बना दिया गया और बिहार और उड़ीसा अलग अलग कर दिया गया। ये रहा बंगाल का विभाजन, ठीक है। एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करूँगा क्योंकि मुझे रील्स बनाना है इस पार्ट को। लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण बंगाल का विभाजन किया गया। लॉर्ड कर्जन मानते थे कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। बंगाल उस समय राजधानी थी 1911 से पहले। 1911 में राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया। आंदोलन बढ़ने से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और विभाजन रद्द होने के बाद राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गई, ठीक है ना। फिर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए यह राजधानी दिल्ली शिफ्ट की गई थी, क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, इसको राजधानी बनाया गया था 1911 से पहले। इससे उनको राजस्व की भरपूर मात्रा में प्राप्ति होती थी। बंगाल की कुल आबादी लगभग 8.5 करोड़ थी, जबकि पूरे देश की आबादी उस समय लगभग 30 करोड़ थी। बंगाल क्रांतिकारियों का केंद्र बनता जा रहा था। इनको लेकर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं क्रांतिकारियों को लेकर, जिसमें महिला क्रांतिकारी भी होती है जो कि कई घटनाओं को अंजाम देती है और बलिदान भी देती है। अंग्रेजों को लगा कि प्रांत को बांट दो तो शक्ति टूट जाएगी और क्रांतिकारियों का जो संगठन है वो तितर बितर हो जाएगा। इस उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया। अगर उस समय हम बात करें तो टोटल 8.5 करोड़ की जनसंख्या थी बंगाल की, जिसमें से पूर्वी बंगाल और असम मिलाकर 3 करोड़ की आबादी थी और इसको अलग कर दिया गया बंगाल से। और शेष बंगाल को 1.8 करोड़ जिसमें बंगाली थे और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़िया में विभाजित किया गया, ठीक है ना। यानी कि बंगाल को पूर्वी बंगाल और शेष बंगाल में विभाजित किया गया और यहाँ इतनी जनसंख्या थी। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, किंतु असम को अलग राज्य बना दिया गया और बिहार और उड़ीसा को भी अलग अलग कर दिया गया। कर्जन ने पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका निर्धारित की। यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक में थे, इसलिए पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका निर्धारित की। यह मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, इसलिए इन्होंने पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका निर्धारित की। इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी। इसके माध्यम से ये सांप्रदायिकता को उभारना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते थे। इसलिए भारतीय जो थे इस विभाजन को अस्वीकार कर दिए, क्योंकि इनकी चालाकी को भारतीय समझते थे।
लेकिन क्या हुआ कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जी करजन के इस कदम को स्वीकार भी किया। सांप्रदायिक शक्तियों को उभारना 1800 अंग्रेज़ों के हित में था, क्योंकि ये 1857 के बाद हिंदुओं को समर्थन दिए और 1870 के बाद मुस्लिमों को समर्थन देना शुरू किया और अंततः 1906 में उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली मुस्लिम लीग 1906 के रूप में स्थापना के बाद। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे बात करें तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे और आगा खां थे। फाउंडर मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह और आगा खां थे। इसके बाद आगे चलकर ये मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधि दल बन गया। लोग इससे जुड़ते चले गए और इसका परिणाम हम सांप्रदायिकता के उस उभार में देखते हैं कि भारत के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने तो ये बंगाल का विभाजन किया ही, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए थे। एक बुरा काम पूरे अच्छे कामों को ढक देता है। लॉर्ड कर्जन पुरातत्व विभाग की स्थापना की ताकि प्राचीन स्मारकों की देखरेख हो सके। पुरातत्व विभाग के लिए अधिनियम बनाने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को ही जाता है, ठीक है ना। इन्होंने एंशियंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904 एडी पास किया और इसको लागू करने के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसकी शुरुआत ताजमहल से होती है और ताजमहल की प्रोटेक्ट करने की शुरुआत इसी एक्ट के माध्यम से होती है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन शिक्षा, पुलिस, सिविल सेवा में सुधार के लिए आयोग भी बनाए हुए थे। इसके अलावा टैक्स वसूली के दौरान अंग्रेज अगर भारतीयों से दुर्व्यवहार करते थे तो उन्हें सज़ा देने से ये लॉर्ड कर्जन साहब चूकते नहीं थे। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कुल मिलाकर ये प्रतिक्रियावादी थे, लेकिन ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति भी थे, परंतु ये भारत के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये बंगाल विभाजन के माध्यम से क्रांतिकारियों की जो शक्ति थी उसको बिखरना चाहते थे, क्रांतिकारियों को तितर बितर करना चाहते थे और सांप्रदायिक शक्तियों को ये उभारना चाहते थे और ये अपने मंसूबे में कामयाब भी हुए मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ। बंगाल विभाजन को अगर तथ्य रूप में देखें तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1903 एडी में कर दी गई थी और इस घोषणा के बाद भारत में जोरदार विरोध होने लगा था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा विधिवत रूप से कर दी गई और 7 अगस्त 1905 को पूरे देश में प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन की शुरुआत कोलकाता से हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया गया और पूरे देश ने इस तारीख को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। आंदोलन शुरू हो गए और वंदे मातरम के गीत गाए जाने लगे इस विभाजन के बाद और पूरे देश में इसके बाद आंदोलन की लहर उठ खड़ी हुई। इस आंदोलन के प्रतीकात्मक रूप में हम देखें तो गंगा में स्नान किया गया। पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल के लोग एक दूसरे को राखियाँ बांधे ताकि एकता दिखे हमारे में। एकता दिखाने के लिए राखियाँ बांधी गई, पद यात्रा की गई जिसमें वंदे मातरम के गीत गाए जाते थे। छोटे छोटे जगहों पर आंदोलन किए गए, ठीक है ना, और धीरे धीरे इस आंदोलन के विस्तार के साथ इसमें विविधता आती चली गई। 1905 एडी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने इस विभाजन की आलोचना की और 1905 तक अभी तक यानी कि उदारवादियों का इंडियन नेशनल कांग्रेस पर पकड़ थी और इन्होंने बंगाल विभाजन की आलोचना की और बंगाल बंग भंग के विरोध में स्वदेशी अभियान चलाए जाने की बात कही जाने लगी और स्वदेशी आंदोलन चलाने के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका साथ भी देगी। आगे देखते हैं। अब आइए समझते हैं कि कांग्रेस का दो फाड़ क्यों हुआ, कांग्रेस दो भागों में क्यों बटा। बंग भंग आंदोलन 1905 से 1907 एडी के दौरान उदारवादी और उग्रवादी के बीच झगड़ा चलता रहा। उदारवादी चाहते थे कि जो आंदोलन हो बंगाल तक ही सीमित रहे, जबकि उग्रवादी आंदोलन पूरे देश में फैलाना चाहते थे। उदारवादी आंदोलन को संवैधानिक या नरम तरीके से रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी जो थे उग्र तरीके से रखना चाहते थे और इनकी मांग थी स्वशासन या स्वराज, होम रूल की मांग किया करते थे। इस कारण दोनों गुटों में मतभेद बढ़ता चला गया। हालांकि 1906 एडी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित तो कर दिया था, लेकिन हमारे सामने दुर्भाग्यजनक स्थिति उत्पन्न होती है और 1907 एडी में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में दो दल
अलग हो जाते हैं। कांग्रेस की दो फाड़ हो जाती है, नरमपंथी और गर्मपंथी के रूप में। ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस विभाजन में अपनी भूमिका निभाई। ये उदारवादियों को समर्थन किए एवं उग्रवादियों के खिलाफ खड़े हो गए। इससे दोनों के बीच में विचारों में इतना फर्क आ गया कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। एक नज़र दौड़ाएं तो 1906 AD के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, स्वराज्य को अपनाने की मांग की थी, स्वराज्य को लक्ष्य बनाया था। 1905 AD में बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बंग भंग का आलोचना की थी। और 1907 AD के सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें जो बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का स्वरूप क्या था, उसको समझते हैं। आंदोलन के स्वरूप को अगले अध्याय में देखेंगे। आज भर बंग भंग आंदोलन को यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में आंदोलन के स्वरूप को जानेंगे और उग्रवादी और उदारवादियों में क्या मुख्य अंतर था उसको समझने का प्रयास करेंगे। और एक समीक्षा के नज़र में हम देखेंगे कि बंग भंग आंदोलन सफल रहा कि असफल रहा, इसको कायदे से अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।